हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे निमसेट के पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में। इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बगबैर होता है क्योंकि इंग्लिश को हमने बचपन से हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा होता है। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करें उसका और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज हम आपको कैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस जो निमसेट में पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करना है, उन पे कितना टाइम देना है और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ के आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। निमसेट के पेपर में जब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें हम 2 से 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में n नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो हर बुक में मेंशन्ड होते हैं। अब उन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको देख करके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो निमसेट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, वो है ग्रामर के अलावा वोकैब्युलरी। अब वोकैब्युलरी भी बहुत ज़्यादा इमेंस है इंग्लिश की। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो जो लोग इंग्लिश के साथ में थोड़े अक्वेंटेड है, जो इंग्लिश में कन्वर्सेंट है, उनके लिए वोकैब्युलरी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग एबिलिटी जिनकी कम है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वोकैब्युलरी को रटने में। क्योंकि हम वोकैब्युलरी रटते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अगर हम इसी वोकैब्युलरी को समझ लें, रिटेन कर लें और उसके बाद हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो अच्छी बात उसमें ये रहती है कि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ये जानने में कि किस तरीके की वोकैब्युलरी एग्जाम में आई है। मैंने अभी आपको 2 चीज़ें बताई हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, एक तो ग्रामर और दूसरी वोकैब्युलरी। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और निमसेट के पेपर में हर बार आती है, दैट इज आरसी। नाउ आरसी इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या करना होगा, कॉम्प्रिहेंड करना होगा। अगर किसी टॉपिक को, किसी आर्टिकल को हमें पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करना है, उसकी मीनिंग जाननी है और उसके बाद उसके नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नाउ इन तीनों टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं निमसेट में, उसमें आरसी पे नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। 2021 में इस पे बेस्ड 8 क्वेश्चंस आए थे। कैन यू इमेजिन, 8 क्वेश्चंस आप सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपने रीडिंग स्किल्स का प्लस इंग्लिश का ज़रूर से ज़रूर पार्ट बनाएं। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस में से अगर आपको 8 क्वेश्चंस आरसी के मिल जाए तो आपका आधा काम तो ऐसे ही ईजी हो गया। तो इसलिए आरसी अगर डिफ़िकल्ट नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर डिफ़िकल्ट नहीं आया तो ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़ें, उस पर फोकस करें और उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व कर लें। देन कम्स वोकैब्युलरी। अब वोकैब्युलरी इतनी ज़्यादा है, उसमें से क्या क्या पढ़ा जाए। तो वोकैब्युलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़रूर पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपने ये 3 चीजें भी पढ़ी हैं या दिमाग में रखी हैं तो आप 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आपको 4 क्वेश्चंस कम से कम मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे और बाकी फ्रेजल वर्ब्स में मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपके 20 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस आरसी के, उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब्स में डिवाइडेड होते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट आता है ग्रामर पोर्शन में।
तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर किसी का इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वीक रहा है तो उसको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ना अलग बात होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश को लर्न करना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चंस में, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए तो अगर आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर हैं, आपके दिमाग में कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। निमसेट में भी इसी तरीके से, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है उसी तरीके से निमसेट में भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप ग्रामर में सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ें, वो कुछ टॉपिक्स से अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक्टिव पैसिव वॉइस जरूर पढ़ें। आपने अगर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आप इससे पहले टेंसेस कवर कर चुके हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्या है, टेंसेस अगर आपने पढ़े हैं तो वो ही एक्टिव वॉइस है और उसको ही आपको पैसिव में चेंज करना है। नरेशन पे बेस्ड अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स के पेपर में नरेशन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर इससे पहले के पेपर्स में नरेशन वाले क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप अपना टाइम देना चाहें तो आप नरेशन को थोड़ा वक्त जरूर दें। एक टॉपिक और है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कोई सेंटेंस लिखा होता है और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जैसे कि क्या तुम वहां जाओगे क्या। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें कभी हैजंट यू या इस तरीके के विल यू, कैन आई, इस तरीके के क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। अगर इस पे बेस्ड इस टॉपिक को पढ़ने में आपको हार्डली 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। अगर आप अपने 20-30 मिनट्स एक टॉपिक पे स्पेंड करते हैं और उस पे बेस्ड आप 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन टैग टॉपिक जरूर पढ़ें। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशंस, जो आपको पढ़ना चाहिए। प्रेपोजिशन से आपके जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो कवर हो सकते हैं। प्रेपोजिशन से आपके फ्रेजल वर्ब्स में भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे पढ़ना है तो आप प्रेपोजिशन अगर ग्रामर में पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पेपर में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, तो उन 20 क्वेश्चंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पे तो कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपके पास जितना भी मौका हो, जितना भी समय हो, आप खाली बैठे हुए हैं, आप उस समय को यूटिलाइज करें रीडिंग करने में। रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना रीड करेंगे आपकी उतनी स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। तो अगर आपने रीडिंग अच्छी कर रखी है, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आते, बट जब हमारे पास पूरा आर्टिकल होता है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो अगर आपके पास में पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है और उसमें 4 वर्ड्स आपको नहीं भी आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो 4 वर्ड्स आप गेस कर सकते हैं। आपके सामने पूरा आर्टिकल है, आप गेस कर लीजिए कि इसका क्या मीनिंग निकल के आ सकता है। कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपके यूं सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो है कि कुछ एक अलग लिस्ट जरूर होती है जिसके सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके खूब सारे सिनोनिम्स हैं। जैसे हम एक छोटा सा एक वर्ड ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से डिलिजेंट। अब मान लीजिए ये वर्ड है डिलिजेंट, तो डिलिजेंट अगर एक पेपर में पूछा गया है तो दूसरे ईयर में हो सकता है असीडुअस पूछ लिया जाए, हो सकता है कोई और वर्ड इससे मिलता जुलता सिनोनिम पूछ लिया जाए। सिमिलरली अगर एक पेपर में वर्ड है ब्लैंड, तो एक दूसरे ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर में एक वर्ड है इंसिपिड। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि क्वेश्चन डायरेक्टली यही बोल रहा होगा और यही पूछ रहा होगा। होता क्या है कि एक क्वेश्चन है जिसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है, आपसे पूछा गया कि आप इसका सिनोनिम बताइए और 4 ऑप्शंस हैं। ये एक पेपर में आ गया,
और किसी और प्रीवियस ईयर पेपर में आपके ऑप्शंस में इंसिपिड आ गया। अगर आपने पहले ब्लैंड वर्ड पढ़ रखा है और उसके सिनोनिम्स पढ़ रखे हैं तो आपके दिमाग में तो है कि इंसिपिड और ब्लैंड और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन अगर किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में आया तो आपके 2022 में अगर कोई और क्वेश्चन आता है जिसमें कोई और उसी टाइप का सिनोनिम आता है तो वो भी आप कर सकते हैं सॉल्व। तो अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखें तो बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी है जो रिपीट हुई है, जैसे नेग्लिजेंट, ब्लैंड, डिलीजेंट, इम्प्लकेबल। 2021 में एक वर्ड पूछा गया है, ऑप्शंस में है इम्प्लकेबल, और यही सिमिलर वर्ड एक और पेपर में भी पूछा जा चुका है। इसी तरीके से एक वर्ड है एंटीडिल्यूवियन, जो एक बार और भी पूछा जा चुका है। तो ऐसी जो वोकैबुलरी है जो बार बार पूछी जा रही है, तो वो वोकैबुलरी तो आपकी इजीली सॉल्व हो सकती है। तो अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर की वोकैबुलरी को, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वोकैब के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और बाकी रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में कुछ एक टॉपिक्स पढ़ के ही आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर निमसेट के पेपर में आपसे जो क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड पूछे गए हैं वो टेंसेस पे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पे हैं, प्रेपोजिशंस बेस्ड हैं और बाकी टॉपिक पर भी हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप पढ़ लें तो आपके बाकी पेपर के सॉल्यूशन इजी हो जाते हैं। आइए अब एक वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है कि आपको एरेडाइट वर्ड का एंटोनिम बताना है। मैंने आपसे अभी बताया कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे निमसेट के पेपर में। तो एक क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया है निमसेट में, जिसमें आपको इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। ये सिमिलर वर्ड प्रीवियस ईयर के पेपर में एक बार और भी पूछा जा चुका है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको एरोगेंट वर्ड का मतलब पता है, इलिटरेट वर्ड का मतलब पता है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस वर्ड ऑल्सो, अनफैमिलियर। बचा कौन सा वर्ड? स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब क्या होता है? लर्नर्ड। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लर्नर्ड है, जो अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी कोई भी एक एबिलिटी के बारे में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, उसको बोलते हैं लर्नड पर्सन या स्कॉलरली, रिलेटेड टू एजुकेशन, और वो ही होता है एरेडाइट। तो अगर हमें इसका एंटोनिम देखना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका एंटोनिम ना अनफैमिलियर होगा, ना एरोगेंट होगा, और स्कॉलरली तो इसका सिनोनिम है। तो एक ही वर्ड है, दैट इज इलिटरेट। एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ भी ना आता हो वो इलिटरेट, और जिसको जानकारी हो, जो बहुत लर्नड हो, वो हो गया एरेडाइट या फिर स्कॉलरली। आइए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन वोकैबुलरी का। पहला क्वेश्चन जो हमने देखा वो सिनोनिम और एंटोनिम पे बेस्ड था। आपसे एंटोनिम पूछा गया था एक वर्ड का। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी आप जानते होंगे कि एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस के लिए एक वर्ड है जो आपको जान करके, पहचान करके बताना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस आपके सामने है, एन अनसिविलाइज्ड प्रिमिटिव पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो अनसिविलाइज्ड है, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नहीं रहा है, प्रिमिटिव पर्सन है, उसके लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है? ऑप्शंस में आपके सामने है बारबेरियन, असेटिक, बुर्जुआ और अल्ट्रुइस्ट। इन चार ऑप्शंस में से आपको अगर सिलेक्ट करना हो, और जिसने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अच्छे से पढ़ रखे होंगे वो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। अनसिविलाइज्ड पर्सन के लिए जो सबसे अच्छा वर्ड है वो है बारबेरियन। इसको हम सैवेज भी बोलते हैं। हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो हमारे लैंड को बिलोंग नहीं करता है, वो एलियन लैंड से है, वो हमारी सोसाइटी में रह नहीं पाएगा, सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड है, वो होता है सैवेज या फिर बारबेरियन।
दोनों ही तरीके के वर्ड्स करेक्ट हैं और दोनों में से कोई भी आता वो करेक्ट होता। अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, जैसे मैंने इससे पहले बोला कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो अगर एक प्रीवियस ईयर पेपर में रेक्लूज आया है तो दूसरे प्रीवियस ईयर पेपर में हर्मिट है, तीसरे किसी पेपर में असेटिक है। तो ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है जिसमें असेटिक आया। एक ऐसा पर्सन जो फिजिकल प्लेजर्स से परे है, जो बहुत ज्यादा फिजिकल प्लेजर्स के बारे में ना सोच करके छोड़ देता है और उसको बोलते हैं असेटिक, यानी कि हर्मिट या फिर सेंट भी आप बोल सकते हैं, जो तपस्वी कह सकते हैं आप हिंदी में, या जो फिजिकल प्लेजर्स को छोड़कर अपनी ही दुनिया में लग जाते हैं उनको बोलते हैं असेटिक। थर्ड वर्ड है बुर्जुआ, जो कि इंग्लिश वर्ड में फॉरेन वर्ड है बुर्जुआ, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। बुर्जुआ वर्ड आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में यूज़ होता है और न्यूज़पेपर्स में इसका मीनिंग आता है मिडिल क्लास लोग। सो जो ना रिच है ना पुअर है, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है बुर्जुआ। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है ये वर्ड, आपको न्यूज़पेपर्स में और डिफरेंट आर्टिकल्स में मिल जाएगा। लास्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। आप में से बहुत सारे लोग ये वर्ड जानते भी होंगे। अल्ट्रुइस्ट हिंदी में हम बोलते हैं परोपकारी, जो दूसरों के लिए केयर करता है, वन हु केयर्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे या उनकी केयर करे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसमें जो सेंटेंस है उसके लिए एक ही वर्ड डेजिग्नेटेड है, आपको वो ही वर्ड पहचानना है और उस पर टिक कर देना है। यहाँ पे जैसे बारबेरियन एक करेक्ट वर्ड है, उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में आपको अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आप प्रिपेयर करे हुए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अगेन एक लिस्ट है जिसको आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो 2019 निमसेट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको बताना है पैसिव। जॉन हैज ईटन द एप्पल्स का पैसिव सेंटेंस आपको बताना है। तो क्वेश्चन से ही क्लियर है, अगर आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आपको आता हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं, आइए एक थोड़े से कुछ 2-3 रूल्स समझते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव में लिखा गया है और उसको पैसिव में चेंज करना है तो 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक सेंटेंस में हिंदी में बोला जाता है कि ये काम किसी के द्वारा किया गया है, यानी कि बाय समबडी या फिर बाय सम एजेंट। तो जब भी आप एक एक्टिव का सेंटेंस देखेंगे उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब आप पैसिव का सेंटेंस देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, पैसिव के सेंटेंसेस में जब हम कुछ टेंसेस को करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ एक ही वर्ब फॉर्म यूज होगा जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर वर्ब है ईट तो उसका थर्ड फॉर्म होगा एट और ईटन, मतलब कि सेकंड हो गया एट और थर्ड फॉर्म हो गया ईटन। अगर वर्ब है फॉल तो उसका थर्ड फॉर्म हो गया फॉलन, सेकंड होता है फेल। इसी तरह से अगर वर्ब के आपको थर्ड फॉर्म पता है तो आंसर गेस करने में आसानी हो जाती है। आपको क्या देखना है पैसिव सेंटेंस में? पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इस साइड आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और लास्ट में आपको मिलेगा बाय समबडी। तो अगर सेंटेंस है ये काम किसी ने किया है, फॉर एग्जाम्पल इसी वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, जॉन हैज ईटन द एप्पल्स, जॉन ने एप्पल्स खाए हैं। तो जब आप इसी सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा एप्पल्स। तो एप्पल्स खाए गए हैं किसी के द्वारा।
तो जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, चाहे वो हिडन हो और चाहे वो उसमें मेंशन्ड हो, दोनों ही केसेस में वो एक पैसिव सेंटेंस होता है। तो एक्टिव पैसिव पहचानने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले देखें कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया हो और सब्जेक्ट इस जगह पे आ गया हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ हो, और अगर एक्टिव सेंटेंस में बाय समबडी लिखा हुआ है जो कि इस केस में जॉन है, तो पैसिव वॉइस में भी बाय समबडी होना चाहिए। अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है द एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय जॉन, दूसरा है आर ईटन बाय जॉन, तीसरे में लिखा है हैव बीन ईटन बाय जॉन, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है विल बी ईटन बाय जॉन। जब हम पैसिव वॉइस टेंसेस का करते हैं तो ये कौन सा टेंस है? हैज ईटन, यानी कि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कि हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है या आपने कंप्लीट कर लिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जब हम हैज और हैव का पैसिव बनाएंगे तो हमें सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है और वो वर्ड है बीन। तो हैज हैव प्लस V3 का जब हमें पैसिव बनाना है तो वो हो जाएगा हैज और हैव के साथ में बीन लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जैसे कि मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस पे वापस चलते हैं। हमारे पास बीन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय जॉन। रिमेंबर, यहां पे ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है, यहां पे जॉन नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द एप्पल्स। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या था? द एप्पल्स। तो द एप्पल्स जब आगे आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो उसके बाद में आपको हैव लगाना है, ना कि हैज, क्योंकि ये एप्पल्स है, प्लूरल है, और प्लूरल के बाद आप हैव लगाएंगे। बीन आपने इसलिए लगाया क्योंकि पैसिव वॉइस में आपने चेंज किया है। ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये रहा बाय समबडी यानी कि बाय एजेंट। तो इस तरीके से आपने पैसिव वॉइस सॉल्व कर लिया। ये हो गया एक ग्रामर का पोर्शन, यानी ग्रामर का एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस पे बेस्ड। इसी तरीके से प्रेपोजिशंस बेस्ड और बाकी क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। एक हम और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि दोनों ही क्वेश्चंस प्रेपोजिशन पे बेस्ड थे तो दोनों आपके सामने 2020 के क्वेश्चन है ये, निमसेट 2020। पहला क्वेश्चन है ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं और आप इनको प्रेपोजिशंस भी कह सकते हैं। मैं इनको प्रेपोजिशंस कहती हूँ। एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ में अगर कोई प्रेपोजिशन अटैच्ड है और वही एक प्रेपोजिशन यूज होती है हर सेंटेंस में, दैट मीन्स वो प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी प्रेपोजिशन बेस्ड है। आपके सामने चार ऑप्शंस में दोनों में ही प्रेपोजिशंस दी हुई हैं। ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट में अक्यूज्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो थेफ्ट से किसी को अक्यूज करना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना। चार्जिंग समबडी, किसी चार्ज समबडी with an offense और a crime। किसी क्राइम का या किसी ऑफेंस का किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या उसको चार्ज करने को बोलते हैं अक्यूज करना। और अक्यूज के बाद सिर्फ एक प्रेपोजिशन लगती है एंड दैट मेक्स द वर्क इजी। क्योंकि सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन लगती है तो आपको सिर्फ वो ही दिमाग में रखनी है कि वो एक प्रेपोजिशन कौन सी है।
सो अक्यूज के बाद जो प्रेपोजिशन लगती है दैट इज ऑफ. ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. आप कभी भी ये वर्ब देखेंगे, ये वर्ब है और ये वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है. वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी अक्यूज का अक्यूज्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाकर बन जाता है, मतलब डी लगाकर बन जाता है, एंड दैट इज अक्यूज्ड. और ये ही वॉज अक्यूज्ड के बाद आप प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑफ. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है आई नेवर लिसन डैश द रेडियो. सिर्फ एक प्रेपोजिशन. वर्ब के बाद, लिसन वर्ब के बाद एक ही प्रेपोजिशन लगती है, दैट इज टू. लिसन टू समवन, लिसन टू समथिंग. अगर आप कुछ सुन रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं तो आप लिसन के बाद प्रेपोजिशन लगाते हैं टू. तो आई नेवर लिसन टू द रेडियो विल बी द आंसर. ये आपके सामने मैंने प्रेपोजिशंस वाले क्वेश्चंस रखे. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए उसमें से मैंने आपको एक एग्जाम्पल एंटोनिम का दिया जो सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड था. एक मैंने आपको ग्रामर का क्वेश्चन करवाया, एक वन वर्ड का करवाया और दो प्रेपोजिशंस बेस्ड करवाए. आपने इंग्लिश को अगर थॉरली एज अ सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इन क्वेश्चंस को थोड़े बहुत दिमाग में चीज़ें, रूल्स और ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट विल मेक यू स्कोर मार्क्स. आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और उन 20 में से एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो वो 20 में से मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस रखे हैं. अगर आपकी वोकैबुलरी को आप थोड़ा सा एनरिच करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लर्न करें और उसके साथ में प्रेपोजिशंस बेस्ड थोड़े से रूल्स और ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़ने से आप आसानी से कुछ पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. तो निमसेट में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान दें कि उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और इसी के साथ में हम यहाँ पे एंड करते हैं.